रऊफ क्लासरा का कॉलम 5 अरब की वारदात की दास्तान हिस्सा 100। बेनजीर भुट्टो काफ़ी देर से ज़फ़र अली शाह को वो सब कुछ सुना रही थी जो उनके साथ बीती थी। वो अपने तमाम दुखों का जिम्मेदार नवाज शरीफ को करार दे रही थी। वो एक एक करके तमाम इल्ज़ामात दोहरा रही थी। इस मुलाकात में अमीन फ़हीम भी मौजूद थे। जब बेनजीर भुट्टो का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उन्होंने ज़फ़र अली शाह की जानिब देखा कि वो बताएं अब उस नवाज शरीफ का साथ क्यों दिया जाए जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़कर दुबई जलावतनी इख्तियार करना पड़ी गई और उनका शौहर जरदारी जेल में था। ज़फ़र अली शाह एक वकील थे, लिहाजा उन्हें पता था कि एक एक लफ्ज़ की कितनी अहमियत होती है, खुसूसन जब मामला बहुत गंभीर हो और सामने बैठा बंदा उस इंसान का डसा हुआ हो जिसकी आप वकालत करने इतनी दूर से यहाँ आए थे। ज़फ़र अली शाह के जहन में नवाज शरीफ से अटक किले में होने वाली उस मुलाकात की याद ताज़ा थी जब नवाज शरीफ ने उनसे अचानक पूछ लिया था, आप बेनज़ीर भुट्टो से बात कर सकते हैं। नवाज शरीफ की उम्मीद टूट चुकी थी कि शायद लोग बाहर निकलकर जनरल मुशर्रफ का उसी तरह तख्ता उलट देंगे जैसे जनरल मुशर्रफ ने तख्ता उलट दिया था। ज़फ़र अली शाह ने कहा था, मियाँ साहब लोग बाहर नहीं निकलते होते, ऐसे माशाल्लाह इतनी जल्दी और इस तरह ख़त्म नहीं होते। इसके लिए आपको सियासी लोगों के साथ हाथ मिलाना होगा, अपने सियासी दुश्मनों से बात करनी होगी। नवाज शरीफ यही चाहते थे कि ज़फ़र अली शाह इस पर बात करें, चुनाचे अचानक ही पूछ लिया तो फिर आप बेनज़ीर भुट्टो से बात करेंगे। ज़फ़र अली शाह ने नवाज शरीफ को जवाब दिया कि वो खुद एक मामूली वर्कर हैं लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह मालिक। यूँ अपने दामाद अस्करी हसन सैयद के ज़ाती दोस्त चौधरी रियाज की वजह से वो ये मुलाकात करने में कामयाब हुए थे। पहले बेनज़ीर भुट्टो ने ज़फ़र अली शाह को लंदन बुलवाया जहां वो 4-5 रोज़ ठहरे, लेकिन वहां बेनज़ीर से मुलाकात ना हो सकी। लंदन से बेनज़ीर अमेरिका चली गई और ज़फ़र अली शाह को कहा गया कि या तो अमेरिका आ जाएं या फिर लंदन इंतज़ार करें। वो दुबई लंदन से होती हुई जाएंगी, लेकिन फिर वो अमेरिका से सीधी दुबई पहुंच गई और ज़फ़र अली शाह को चौधरी रियाज के ज़रिए मैसेज दिया गया कि वो दुबई आ जाएं। अब ज़फ़र अली शाह दुबई में बेनज़ीर भुट्टो के घर में बैठे थे, नवाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट सुन रहे थे। ज़फ़र अली शाह ने नपे तुले अंदाज में बात शुरू की और बोले, मोहतरमा मैं मामूली वर्कर हूँ, मेरी क्या मजाल कि आपकी बात से इख्तलाफ करूँ, लेकिन जैसे आपको नवाज शरीफ से शिकायतें हैं ऐसी ही शिकायतें नवाज शरीफ को भी आपसे हैं। वो भी यही समझते हैं कि उनके वालिद मियाँ शरीफ को FIA के जरिए गिरफ्तार करवाना आपका ज़ाती इंतकाम था। वो भी ये बात नहीं भूल सके, उनके ख़ानदान के कारोबार को भी आपने नुकसान पहुँचाया। अब ये बातें मौजूदा हालात में पुरानी हो गई हैं कि नवाज शरीफ ने आपके साथ क्या किया या आपने क्या किया। दोनों के जो भी बस में था वो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ खुलकर किया। अहम सवाल ये है कि अब क्या किया जाए। एक तो यही तरीका है कि नवाज शरीफ अटक किला में बैठे कैद काटें और आप यहाँ दुबई में जलावतनी काटें और एक दूसरे के लिए पैदा की गई मुश्किलात पर खुश होते रहें। इस तरह ना आपको कुछ फ़ायदा होगा ना ही नवाज शरीफ का। जनरल मुशर्रफ आराम से बैठकर इस मुल्क पर 10 साल हुकूमत करेगा और आप एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहेंगे। दूसरा तरीका वो है जो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। मेरी इतनी औकात तो नहीं थी, लेकिन क्या करें, नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान जेल में है और मैं ही आप तक उनका पैगाम पहुंचा सकता हूं। आप पिछली बातों को इस वक्त जाने दें, भूल जाएं। आप एक सियासी अलायंस बनाएं जिसमें 10-20 सियासी पार्टियां शामिल हों और वो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक शुरू करें। अगर आप लोग आज मुश्किलात का शिकार हैं तो जहन में रखें कि पाकिस्तान की आवाम भी वही मुश्किलात फेस कर रही है। अब जब लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है उस वक्त ही आप अगर ज़ाती दुश्मनी में पड़े रहेंगे तो मुल्क और अवाम का फ़ायदा नहीं होगा। अवाम इन मौक़ों पर अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ये सब बातें सुनकर कुछ देर तक खामोश सोचती रहीं। वो समझ चुकी थी कि उन्हें जनरल मुशर्रफ से कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगरचे बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी की मजम्मत नहीं की थी, बल्कि उस रात आलमी नशरियाती अदारों को इंटरव्यूज़ में नवाज शरीफ के उन मजालिम को हाईलाइट किया था कि कैसे वह अमीरुल मोमिनीन बनकर हुकूमत करना चाह रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो ने तो अपने तय जनरल मुशर्रफ को दावत भी दी थी कि वो अब उनसे बात करें, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई थी कि वो नवाज शरीफ को बरतरफ करके उसकी जगह बेनज़ीर भुट्टो को लाकर बैठा देते। मुशर्रफ का यही प्लान था कि वो नवाज शरीफ को जेल में और बेनज़ीर भुट्टो को जलावतन में रखकर हुकूमत करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को भी जनरल मुशर्रफ के इस एक साल में ये बात समझ आ गई थी कि इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा। जनरल मुशर्रफ इन्हें इक़्तिदार में लाना तो एक तरफ छोटी मोटी रायतें देने को भी तैयार नहीं थे।
جیسے نواز شریف کو لگ رہا تھا کہ اگر بینظیر بھٹو ان کے ساتھ مل جائیں تو وہ پیپلز پارٹی کا دباؤ استعمال کر کے جنرل مشرف سے کوئی ڈیل کر سکتے ہیں، اسی طرح بینظیر بھٹو کو بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ نواز شریف کے ساتھ الائنس کا دباؤ جنرل مشرف پر استعمال کر سکتی ہیں اور کچھ رعایتیں انہیں بھی مل سکتی ہیں اور جنرل مشرف ان سے رابطے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح جنرل مشرف کو پیغام جائے گا کہ اب جنگ اوپن ہوگی۔ بینظیر بھٹو سوچ رہی تھی کہ وہ عالمی سطح پر جنرل مشرف کے خلاف رائے عامہ ہموار کر سکتی تھی تو پاکستان کے اندر نواز شریف قید میں بیٹھا بھی پرابلم پیدا کر سکتا تھا۔ دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ پاکستان میں جمہوریت کا قتل عام ہو رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو عامر نے جیل میں ڈال دیا تو دوسری وزیر اعظم جلا وطن تھی، اور پھر 1 سال گزر گیا۔ لہٰذا لوگوں کا جنرل مشرف سے جڑا رومانس اب دھیرے دھیرے کم ہونے کا وقت آ رہا تھا۔ اچانک بینظیر بھٹو کی نواز شریف کی اس سیاسی الائنس کی پیشکش میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہیں لگا واقعی اب یہ وقت نواز شریف سے پرانے اسکور سیٹل کرنے کا نہیں بلکہ نواز شریف کو ساتھ ملا کر جنرل مشرف کو چنے چبانے کا تھا۔ بینظیر بھٹو اس بات پر جنرل مشرف سے ہرٹ تھی کہ اس نے ان کے 12 اکتوبر کی بغاوت کے رات ان کی طرف سے دیے گئے گڈ ول گیسچر کا وہ جواب نہیں دیا تھا جس کی وہ توقع رکھ کر انہوں نے نواز شریف کی اقتدار سے برطرفی اور گرفتاری کا کسی حد تک جواز پیش کر کے پاکستانیوں اور عالمی برادری کو جنرل مشرف کو شاید قابل قبول بنا دیا تھا۔ گہری سوچتی آنکھوں سے ظفر علی شاہ کو دیکھتے دیکھتے بینظیر بھٹو اچانک اٹھیں اور وہ کمرے کے اندر چلی گئیں۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا جس پر ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی 7-8 سطریں تھیں۔ وہ کاغذ بینظیر بھٹو نے ظفر علی شاہ کے ہاتھ میں دیا۔ ظفر علی شاہ نے وہ کاغذ لے کر پڑھا اور اس کی آخری سطر پر نظر پڑی تو وہ ششدر رہ گئے۔ تحریر مکمل پڑھ کر ظفر علی شاہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر بینظیر بھٹو کی طرف دیکھا جو ان پر نظریں جمائے بیٹھی ان کے رد عمل کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جاری ہے۔